क्या पढ़ रहे थे? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हाँ सर। बैठ जाओ, क्या खड़े हो? मार के भागना है? ग्राफ बता रहे थे। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो क्या आ रहा था? एक तरफ टाइम और इस एक्सिस पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल तीनों एक साथ प्लॉट करेंगे। तो टाइम हो या एक्स हो, टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज नहीं होगा ना। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होता है? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। एंड ये जो ग्राफ फॉलो करता है कुछ इस तरीके का ग्राफ फॉलो करता है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ। कॉस स्क्वायर का ग्राफ फॉलो करेगा, मतलब ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक। हाँ हाँ जाओ, अरे आ जाओ। और नेक्स्ट जो थर्ड ग्राफ है इसका ग्राफ होगा ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये जो ग्राफ है तुम्हारा ये काइनेटिक एनर्जी का। दोनों का सम किसी भी पॉइंट पे किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी के बराबर होगा। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे, कितना फ्रीक्वेंसी होगा? कितना होगा फ्रीक्वेंसी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी हाफ। ठीक है, तो लिख लो, नोट में लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is half of frequency of displacement. इसका अगर टाइम पीरियड देखोगे, इस ग्राफ का टाइम पीरियड कितना? ये अगर यही ग्राफ साइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टाइम पीरियड कितना होता? ये तुम्हारा टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड है। यही ग्राफ है ना, जब हम क्या कर रहे हैं, जब इसको हम चेंज कर रहे हैं इसमें, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जा रहा है। मतलब इसके साथ जो भी चीजें ये नीचे थी ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जीरो से पहले क्या हो रहा था, जीरो से जीरो टाइम जाने में टाइम पीरियड जो लग रहा था वो कितना लग रहा था? वो लग रहा था 2 पाई बाई ओमेगा के आसपास।
ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो रहा था, 2 पाई के बराबर होता। अभी जो गैप है ना टाइम पीरियड से यहाँ जाने पे ये जो डिस्टेंस है कितना है, पाई के बराबर है। ये जो गैप है फिर से क्या हो गया, दूसरा ग्राफ शुरू हो गया, मतलब दूसरा साइकिल शुरू हो गया, अगेन दूसरा साइकिल शुरू हो गया। इसी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट, फिर ये दूसरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड अगर इसको टी डैश बोलोगे तो टी डैश इज टी बाई 2। इसके चलते फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है। फ्रीक्वेंसी हाफ लिखे क्या, 1 मिनट रुक जाना, ट्वाइस होगा फ्रीक्वेंसी शायद, हाँ ट्वाइस होगा, इसको हाफ को हटा देना, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी दुगना होगा क्योंकि टाइम पीरियड का शायद वो हो गया। टाइम पीरियड इस केस में जो होगा टी डैश विल बी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो एक केस में टी रखोगे, एक केस में टी बाई 2 रखोगे, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी ट्वाइस। वो चेंज कर लेना यहाँ पे, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाफ मत करना, वो टाइम पीरियड के लिए मैंने लिखा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्लॉट करेंगे दूसरा, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का अगर ग्राफ प्लॉट करते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इधर होगा एक्स। ग्राफ जो भी प्लॉट होगा वो प्लॉट होगा किसके किसके बीच में, -a से लेकर के a के बीच में। टोटल एनर्जी अगेन क्या होता है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, कांस्टेंट होता है, ये चेंज ही नहीं होता। अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का। ये ग्राफ होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होता है, मीन पॉइंट पर, मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पे। और अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आप प्लॉट करोगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये तुम्हारा टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पैराबोलिक इन नेचर है, एक अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला। कभी भी जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रहा होता है टाइम के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो हम उसका एवरेज वैल्यू बताते हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी एवरेज होगा दो तरीके का होगा, एक टाइम एवरेज। टाइम एवरेज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वहां से आएगा टाइम एवरेज। टाइम एवरेज में सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम एवरेज होगा इट विल बी 1/4 ka² या फिर 1/4 m⍵² एवरेज है ये, और एवरेज होगा 1/4 ka² या फिर 1/4 m⍵², क्या a², यहाँ भी स्क्वायर।
सिमिलरली अगर पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी अगेन 1/4 KA स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर 1/4 M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। टोटल एनर्जी का एवरेज क्या होगा? हाँ, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी जो होता है क्या होता है? थ्रू आउट द SHM कांस्टेंट रहता है, तो उसका एवरेज वैल्यू जो होगा वो किसी भी इंस्टेंट पे जो वैल्यू है, यानी जो उसका कांस्टेंट वैल्यू है उसके बराबर होगा। बाकी टाइम एवरेज किसका किसका चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। उसका जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर ध्यान से देखोगे तो एवरेज वैल्यू जो है वो मैक्सिमम का क्या है? हाफ है। ठीक है, तो लिख लो इसी के सामने, इट इज KE मैक्स बाई 2, और ये जो वैल्यू है क्या है? TE मैक्स बाई 2। अगर किसी को ये कैलकुलेट करने का मन कर रहा होगा कि कहाँ से आया है, तो फॉर्मूला बता दे रहे हैं, क्या कर लेना। किसी भी टर्म का ऊपर एवरेज निकालना है, जैसे एक फंक्शन है तुम्हारा, फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका एवरेज तुमको निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है विच शोज फंक्शन ऑफ का इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर के t तक डिवाइडेड बाई, या t1 t2 कर सकते हैं, t1 से लेकर के t2 तक, t2 माइनस t1, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज। जो ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइम एवरेज जो लिखा हुआ है उसका ये फॉर्मूला होता है। और बी में बात करेंगे, स्पेस एवरेज का। स्पेस एवरेज जो है, या इसको पोजीशन एवरेज भी बोल सकते हो। पोजीशन एवरेज तुम्हारा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करते हो, सो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज इट विल बी 1/3 KA स्क्वायर, या फिर 1/3 M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। और सेकंड जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, इट विल बी 1/6 KA स्क्वायर, या फिर 1/6 M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा? स्पेस एवरेज है। स्पेस एवरेज या पोजीशन एवरेज, यानी यहाँ जो फंक्शन होगा हम कौन सा यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का वो इक्वेशन जो एक्स पे डिपेंड कर रहा था, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का वो इक्वेशन जो किस पे डिपेंड कर रहा था? एक्स पे डिपेंड कर रहा था। इधर ये कहाँ से आया होगा? काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन रखेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें ये मिलेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन रखोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये मिलेगा। अब जो तुम्हारा स्पेस एवरेज है उसमें क्या होगा? फंक्शन जो होगा किसका होगा? एक्स का होगा। तो ये एवरेज कैसे निकलेगा? इट विल बी एफ ऑफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में? सो x1 से लेकर के x2 तक डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक का प्रूफ बता दे रहे हैं, सबका नहीं बताएंगे। एक का प्रूफ तुम लोग को लिखना भी नहीं है, बस समझ लो, प्रूफ की जरूरत है नहीं, वैल्यू याद रखना। जैसे मान लो हम काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। सबसे पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी होता कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स? यही होता है, ठीक है। ये एक्स का फंक्शन है। अगर एवरेज निकालना है काइनेटिक एनर्जी का तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक? माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक, और डिवाइड कर माइनस करोगे a माइनस ऑफ माइनस ए, यानी x2 की जगह पे क्या है तुम्हारा? a है, और x1 की जगह पे क्या है? माइनस ए। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, कांस्टेंट क्या क्या है?
जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हो। सो इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करोगे तो इधर बचेगा a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस a से a तक। अब सिंप्लीफाई करो इसको, क्या नहीं आएगा, किसके नीचे, होल डिवाइडेड बाय ये वाला, हाँ ये वाला टर्म इधर कर दो, तो वो 4a में कन्वर्ट कर दो इसको। यहाँ जो टर्म है ये कितने कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4 a, ऐसा कुछ। अब चेक करो, ठीक है, इसके बराबर आएगी नहीं, नहीं कर रहे हो, अच्छा मेरा वेट कर रहे हो कि हम करेंगे, अरे 1/4 m ओमेगा स्क्वायर बाई a, इसके साथ कुछ नहीं होगा, पहले ये वैल्यू पुट करोगे, ये वाला टर्म यहाँ पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, ठीक है। अब इसमें से, इस पूरे वाले टर्म में से ये वाला वैल्यू रख के क्या करेंगे, हटाएंगे, तो अब यहाँ पे रखोगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a क्यूब, और इधर कितना होगा, प्लस a क्यूब बाई 3, यही आएगा। एक बार a रखेंगे और एक बार माइनस a रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब कितना आएगा, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर 2a माइनस 2a क्यूब बाई 3, सिंप्लीफाई करोगे, कॉमन करोगे, 2 बार आएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, इधर a बचा बाई a, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 2a क्यूब बाई 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, अब a से एक चला जाएगा तो 1/3 ओमेगा स्क्वायर इसका आएगा, 1/3 आ रहा ना, और आंसर में क्या था तुम्हारा, 1/6 था ना, 1/3 था, 1/3 है, 1/3 था, हाँ नहीं 1/3 आएगा, सो a से एक a चला जाएगा, इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 3, तो ये काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है। पोटेंशियल एनर्जी का 6 कर सकता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का 2x नहीं आएगा, वो 1/3 आएगा, 6 आता है, तो एक ही का प्रूव करवा रहे हैं, बाकी सबका, हाँ बोलो, तुमने कुछ गलती करा होगा, अब तुम चेक करो ना, गलती भी हमने से चेक करवाओगे, ये कैसे घट गया, हाँ तो मल्टी, ये ऐसे करो ना, तुमने यहाँ पे गलती करा है ये पुट करने में, एक बार a रखेंगे, एक बार माइनस a रखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आएगा, तो इसको k के भी टर्म में चेंज कर सकते हो, जो मैंने लिखा हुआ था। और टोटल एनर्जी के लिए एवरेज निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो भी वैल्यू हो क्या है, कांस्टेंट है, तो हर जगह जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे स्प्रिंग पेंडुलम, नेक्स्ट या एक सवाल कर लो, पहले क्वेश्चन कर लो, फिर चलना है स्प्रिंग पेंडुलम। लिखना, a body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg is executing SHM, is executing SHM, a body of mass 10 kg is executing SHM, comma, when it was passing through its mean point,
when it was passing through its mean point, when it was passing through its mean point, another block of mass 5 kg, another block of mass 5 kg is gently placed, 5 kg is gently placed over it, is gently placed over it, then find ratio of amplitudes, then find ratio of amplitudes न्यू बाई ओल्ड, ब्रैकेट में लेता है जो अभी का एम्पलीट्यूड है वो और जो पहले एम्पलीट्यूड था उसका रेशियो। सवाल एक बार पढ़ो, देखो क्या हो रहा है और क्या पूछ रहा है तुमसे। एक मिनट ट्राई करूंगा। होगा? नहीं कर पाओगे? चलो करते हैं फिर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन है जो बोलता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है ना? अब देखो क्या, हाँ टोटल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होता है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है? टोटल एनर्जी होता है हाफ के स्क्वायर, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? इट विल बी हाफ v के टर्म में पुट करेंगे mv स्क्वायर, और ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होता है जब मीन पॉइंट पे है। तो मेन पॉइंट पे हमें रिलेशन दिया होगा। मेन पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? मेन पॉइंट पे जब हमारा बॉडी आ रहा था 10 kg का, उस पे हमने जेंटली एक क्या करा? 5 kg का मास पुट कर दिया। जब ये था इस पे पुट कर दिया। पहले इसका जो भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड था वो a और माइनस a था। अब मास रखने के चलते एम्पलीट्यूड जो होगा वो मे भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो देखना है। मान लो ये a डैश हो माइनस a डैश हो गया और अभी क्या हो गया? प्लस a डैश हो गया। सो a डैश बाई a का रेशियो तुम्हें निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? देखो कितना रूट ओवर देखते हैं। सो यहां से क्या आएगा? ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो हाफ, या पहले बस इतना करके रखो, ये एक पहले वाले के रिलेशन है। दूसरे वाले का अगर देखोगे, दूसरे वाले का जो टोटल एनर्जी होगा टीई डैश कितना हो जाएगा? हाफ के ए डैश स्क्वायर, जो फोर्स है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस केस में अगर देखोगे तो मास रखने के चलते के की वैल्यू चेंज होगी। बस मास प्लेस करते हैं ना तो उसके चलते के का वैल्यू चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। के डिपेंड करता है फोर्स पे कि तुम किस तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर स्प्रिंग लगा के रखते हैं इधर, तो जो के आता है वो किसका होता है? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो इस पे जो मास रख रहे हो उस पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। इसलिए टोटल एनर्जी में जो के आएगा इट विल रिमेन कांस्टेंट, ए चेंज हो जाएगा ए डैश में, और इसी का रेशियो निकालना है। और अगर अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखोगे, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी हाफ m प्लस स्मॉल m इंटू वी मैक्सिमम डैश स्क्वायर। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी चेंज होगी। ये जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगा? चेंज होगा। अब तुम्हारे पास देखो क्या क्या
वेरिएबल है, ये नहीं पता है तुमको, ये नहीं पता। अब रेशियो पूछा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वी मैक्स और इस वी डैश मैक्स का रिलेशन बताना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तभी अगर इन दोनों का रेशियो करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी का अगर इधर देखोगे तो हाफ के ए स्क्वायर पहले वाले रिलेशन से बराबर होना चाहिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के, ये रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। दूसरा जो कंडीशन है उसमें क्या आ रहा है, हाफ के ए डैश स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, हाफ एम प्लस एम इंटू वी मैक्स डैश का स्क्वायर, ये तुम्हारा दूसरा रिलेशन है। इन दोनों का अगर रेशियो लोगे कितना आएगा, उल्टा वाला, ऐसा उल्टा वाला रेशियो ले लो, तो अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये क्या देगा, ए डैश बाई ए का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू वी मैक्स डैश बाई वी मैक्स का स्क्वायर, यही होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें दो थ्योरी का मिक्सचर है। एक तो तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है एसएचएम का, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो वी मैक्स, इसका जो रेशियो मिलेगा वी डैश मैक्स का और वी मैक्स का, ये कहां से मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मास रखने के पहले जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम मास रखने के बाद भी होगा। जो भी मोमेंटम है मास रखने के पहले और मास रखने के बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि जब तुम मास रख रहे हो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, नहीं लगा रहे हो, जेंटली प्लेस कर रहे हो, तो उसके चलते कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। और कोई एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं आएगा तो मोमेंटम मास रखने से पहले और मोमेंटम मास रखने के बाद जो होगा इट विल बी सेम। सो एम वी मैक्सिमम बराबर होगा m प्लस एम मैक्सिमम डैश का, कहां से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अगर ये चीज नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हें वी मैक्सिमम का रेशियो नहीं पता चलेगा। वी मैक्सिमम का अगर रेशियो नहीं पता चलेगा तो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। यानी वी डैश मैक्स बाई वी मैक्स जो होगा कितना होगा, इट विल बी m प्लस एम डिवाइडेड बाई स्मॉल m। इसको ले जाकर कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे उल्टा रख दिए, हाँ उल्टा कर दो फिर, m डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m, इसको ले जाकर के यहाँ रखो। सो इट विल बी m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई m इंटू m डिवाइडेड बाई m प्लस m का स्क्वायर, जो भी वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल m 5 था, कैपिटल M 10 डिवाइडेड बाई 10, इधर कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 15 का होल स्क्वायर, और इधर ऐसे उल्टा था। सो 15 बाई 10 रूट 2/3 आएगा, लिख लो फिर। सो अगर a डैश बाई a देखोगे तो इट विल बी 10 बाई 15 का हाफ, सॉरी हाँ, सो इट विल बी 2/3 का रूट। जो भी एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, रेशियो जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। वो जो आपने सेकंड केस में बोला वो ये क्यों नहीं, ये तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, फिर तो इनके क्या होगा, क्या 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 ये क्या होता है, ये ओमेगा स्क्वायर, हाँ तो ये जो टर्म है तो ये तो पर डिपेंड कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी फिर चेंज हो जाएगा ना, के कांस्टेंट होता है हमेशा, अगर मास चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी विल चेंज। अरे यहाँ जो टर्म था ना, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम,
किसी भी स्प्रिंग के लिए के कांस्टेंट हो जाता है, अगर मास चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। मास चेंज करने के चलते ऐसा नहीं कि के चेंज हो जाएगा, उसके चलते वो रेशियो मेंटेन रखने के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, के कांस्टेंट रहेगा। के तभी चेंज होता है जब हम फोर्स जो टर्म लगा रहा है या जो भी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फिर तो मास चेंज जब हो रहा है। अरे भैया मास चेंज करना है तभी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। मास चेंज के चलते, मास और के दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। के चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज करने से के चेंज नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास इनर्शियल प्रॉपर्टी है, मास क्या है, इनर्शियल प्रॉपर्टी। के क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। अगर किसी एक में चेंज करोगे ओमेगा चेंज होगा, और दोनों में चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग भी ओमेगा चेंज होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक वर्टिकल या पहले हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जैसे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या है, इस तरीके का, एक स्प्रिंग से एक मास को अगर अटैच करके रखते हैं, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इफेक्टिव और इसका मास m है, तो ऐसे सिस्टम के लिए तुमसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन देता है जिसमें तुमको के इफेक्टिव दे दिया या फिर मास दे दिया या हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ दे दिया, तो तुमसे क्या पूछेगा कि बताओ ये जो सिस्टम है ये कितने फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करेगा या फिर कितने टाइम पीरियड से ओसिलेट करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके का होगा। एक मास है, वो एक स्प्रिंग से हैंग किया हुआ है, यहाँ पे के इफेक्टिव और इसका मास m। दोनों केस में हमें देखना है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा या फिर टाइम पीरियड कितना होगा। कोई भी एक टर्म निकालोगे बाकी के दोनों आ जाएंगे। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन था उसमें क्या करना है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो देखना। अब इसमें क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के दो मेथड होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस लेवल पर, तुम्हारे लेवल पे दो मेथड होता है। एक को बोलते हैं फोर्स मेथड और दूसरे को बोलते हैं एनर्जी मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड में क्या होता है, पार्टिकल को या जो भी बॉडी हो उसको डिस्प्लेस करते हैं और पता करते हैं उस पर कौन सा फोर्सेस लग रहा है और फिर इक्वेशन लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन में भी सेम काम होता है। एनर्जी मेथड में इसको डिस्प्लेस करते हैं और एक्स डिस्प्लेसमेंट जब होता है उस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी है उस सिस्टम का वो लिख लेते हैं। फिर उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं, वहां से फिर हमें आ जाता है जो भी फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा। तो लिखना देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स to find there are two methods to find frequency of a body under SHM. Number one is force method and number two is energy method. दो मेथड होगा, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड।
दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगरेशन को फोर्स मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि जो मेथड फोर्स से सॉल्व करें वो एनर्जी से नहीं होगा, कोई भी मेथड दोनों में, कोई भी सिस्टम दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। डिपेंड करता है, एक कोई मेथड कभी इजी होता है कभी टफ होता है, तो सवाल करते रहोगे तो पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चन को फोर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एक सॉल्व करूंगा फोर्स मेथड से और दूसरा सॉल्व कर देंगे एनर्जी मेथड से, ठीक है। तो मान लो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है ये अभी किस पोजीशन में है, न्यूट्रल पोजीशन में है। न्यूट्रल पोजीशन में कोई फोर्स लगेगा या न्यूट्रल पोजीशन में फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम है, ऐसे बोल सकते हो कि ये कैसा पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब अभी जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है इसमें एलोंगेशन कितने का होगा, 0। अब क्या करा मैंने, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इसको डिस्टर्ब करता हूं, कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे तो ये क्या करेगा, ओसिलेट करना शुरू हो जाएगा, एसएचएम करना शुरू कर देगा। तो मैंने क्या करा, इसको डिस्टर्ब कर दिया ताकि ये एक्स से डिस्प्लेस होकर कहा गया, इस पॉइंट पे आ गया। इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया इधर की तरफ एक्स से। तो जब इधर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा एफ एस, किधर की तरफ, पीछे की तरफ। एक्स से तुमने क्या करा, इसको राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो अगर फोर्स देखोगे क्या कर सकते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन मास m कितना होगा, एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, हाँ फोर्स मेथड है। फोर्स मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है क्या होता है हमारा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, कितने से, एक्स से। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद उस बॉडी पे जो जो फोर्स लग रहा होता है उसको क्या करते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये फोर्स लग रहा है, किधर की लग रहा है, पीछे की तरफ। तो अगर ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुमने आगे की तरफ किया है, तो फोर्स कैन बी रिटन एज व्हाट, एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। और इस बॉडी पे लगने वाला यही नेट फोर्स है तुम्हारा, और कोई फोर्स है इस पे नहीं है। तो दिस विल बी योर नेट फोर्स। और किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। क्या, हाँ स्मूथ करके कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी सरफेस है या फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंड m इंटू ए, या सो लिख सकते हो। सो m इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a कितने के बराबर होगा, माइनस ऑफ के इफेक्टिव। यहाँ पे के इफेक्टिव लिख सकते हो, तो मे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, के इफेक्टिव बाई m इंटू एक्स। और अगर इसको कंपेयर करोगे, ये जो भी इक्वेशन आएगा इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, इट विथ गवर्निंग इक्वेशन। ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ओमेगा की जगह पे क्या है, ओमेगा की जगह पे है के इफेक्टिव बाई एम का रूट। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। सो टाइम पीरियड कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के इफेक्टिव। नहीं दिख रहा, तुम लोग आगे क्यों नहीं बैठते हो, हाँ आगे बैठा करो। कुछ नहीं दिख रहा है, खिसका लो ना बेंच, थोड़ा मिडिल में कर लो, डेस्क और बेंच दोनों खिसका के मिडिल में कर लो, दिखने लगेगा। हो गया। तो इसको सॉल्व करें फोर्स मेथड, सिंपल सा मेथड है। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है डिस्प्लेस करना। किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने राइट साइड में किया है, तुम किधर कर सकते हो, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड में करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में। इक्वेशन तुम्हारा क्या आएगा, अगेन यही आएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों आ रहा है,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो भी लगता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर किसके होगा, एक्स के। बाद क्या स्ट्रिंग के बारे में क्या होगा, स्ट्रिंग के बारे में समझ होगा। हेडिंग क्या लिखा हुआ, हाँ स्प्रिंग है तो हाँ, तो इसलिए स्प्रिंग पेंडुलम की अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी डैम्पिंग फोर्सेस है उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे एयर रेसिस्टेंस हो सकता है या फिर फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन के चलते जो फोर्स लग रहा है, एयर रेसिस्टेंस के चलते जो फोर्स लग रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके रख रहे हैं। मतलब एक बार तुमने अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया तो हमेशा क्या करते रहेगा, एसएचएम करते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी से या कितने टाइम पीरियड से, इतना टाइम पीरियड से। नेक्स्ट, अगर तुम वर्टिकल वाला देखोगे, वर्टिकल वाला क्या होगा, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन जो तुम्हारा था उसमें कुछ इस तरीके का होगा कंडीशन। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, ये तुम्हारा के इफेक्टिव है। अब बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग एलोंगेटेड कंडीशन में या कंप्रेस्ड या नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है या एलोंगेटेड लेंथ पे। कभी भी मास को जब हैंग करोगे ना तो mg को बैलेंस कौन करेगा, तो वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग जो होगा हमेशा एलोंगेटेड होगा। उसमें पहले से क्या होगा, कुछ प्री एलोंगेशन रहेगा। क्यों प्री एलोंगेशन रहेगा, क्योंकि यू हैव टू बैलेंस mg विथ फोर्स के x नॉट, और x नॉट ये जो तुम्हारा ये क्या है, प्री एलोंगेशन। इसी एलोंगेशन के चलते क्या हो रहा है, क्योंकि अगर किसी इस पे नेट फोर्स देखोगे ना तो नेट फोर्स ऊपर जो लग रहा है और नेट फोर्स नीचे जो लग रहा है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, है ना। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए, यानी अभी ये जो बॉडी है या जो भी तुम्हारा स्प्रिंग है उसमें एलोंगेशन कितने का है, इसमें एलोंगेशन है x नॉट का, विच इज इक्वल टू व्हाट, mg बाई के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्री एलोंगेशन। और ये एलोंगेशन क्यों आया, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर बॉडी को तुम डिस्टर्ब करोगे, जैसे अगर हैंग करके छोड़ दिया, कुछ देर बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद अगर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से तुमने इसको डिस्टर्ब किया, नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस, बॉडी क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अब एसएचएम कंडीशन में हमारा क्या होता है, अगेन इसको डिस्प्लेस करेंगे हम कितने से, एक्स से। ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। मैंने फिर किधर किया इसको डिस्प्लेस, नीचे करा, तो मास कुछ देर में कहां दिखेगा, यहां दिखेगा। अब यहाँ पे एक्स से डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसमें भी क्या करना होता है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट करो। एक्स से डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, उस स्टेप में उस पॉइंट पे हम लिखते हैं इस मास का, हाँ, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी। क्या लिखते हैं, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी जब लिखोगे तो देखो क्या क्या आएगा। सो टोटल एनर्जी लिखना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। अगर एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, ऑनलाइन वालों को लाल मार्कर दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। अगर x का डिस्प्लेसमेंट तुमने करा तो क्या होगा, देखो अगर इसको x से डिस्प्लेस कर रहे हो तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। सबसे पहला एनर्जी इसके चलते काइनेटिक होगा, क्योंकि ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा। मान लो इस इंस्टेंट पे इसके पास कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि चूंकि वर्टिकल में मोशन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। v कहां का वेलोसिटी है, व्हेन देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, प्लस अगर तुमको बोला जाए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अगर दिस इज योर रेफरेंस, इसको हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, तो इट विल बी माइनस, हटा दो इसको, माइनस mg, x लिखे या x नॉट लिखे,
क्या लिखेंगे, x से नीचे आ रहा है, यहाँ पे तुमने रेफरेंस लिया कितने से नीचे आ रहा है, x से नीचे आ रहा है, तो इट विल बी माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स लिखें या के एक्स प्लस एक्स नॉट लिखें, एक्स प्लस एक्स नॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब भी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो हम क्या क्या लिखते हैं, अगर स्प्रिंग में नेचुरल से देखते हैं, जो भी एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है स्प्रिंग में वो कहाँ से देखते हैं, नेचुरल से देखते हैं, क्योंकि मान लो अगर इसमें ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है, इसको अगर एक्स से कंप्रेस करोगे या एक्स से एलोंगेट करोगे तो जो एनर्जी स्टोर होती थी वो क्या होती थी, जहां पे एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, नेचुरल से देखते थे या इक्विलिब्रियम से देखते थे, नेचुरल से देखते थे, तो जो नेचुरल लेंथ है ना वो एक्चुअली उस टाइम क्या था, इससे ऊपर का ही था एक्स नॉट, यानी यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा क्या था, नेचुरल लेंथ था। जब मास को हैंग करा तो ये लेंथ बढ़ा, फिर जब तुमने उसको एक्स से डिस्प्लेस करा तो ये लेंथ बढ़ा, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आएगा किसका, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या क्या होगा, एक्स प्लस एक्स नॉट, क्योंकि नेचुरल लेंथ से जो चेंज है वो देखते हैं, सो इट विल बी एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी है। किसको किसको ये समझ में नहीं आया, क्लियर है सबको। अब क्या करना होता है इसके बाद, अब होता है टोटल एनर्जी, जो होता है वो कांस्टेंट होता है पूरे बॉडी के लिए, टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, जीरो। इसको डिराइव डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव जीरो। तो सिंस लिख दो, सिंस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, dt by dt will be जीरो। टोटल एनर्जी तुम्हारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो dt, हाँ ले भाई वही तो समझाएं इतना देर, हाँ अरे तो वही तो उस टाइम से समझा रहे थे पिछले 5 मिनट से कि वो x प्लस एक्स नॉट क्यों आया, कहाँ खोए हुए थे, कौन सा ये, इसमें क्या समझ में आया ये बताओ। नेचुरल लेंथ में सुनो सुनो सुन लो, जो स्प्रिंग है इसमें अभी नेचुरल लेंथ से कितने का एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है इस पॉइंट तक, एक्स ये हुआ, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू के इंटू एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ का स्क्वायर, तो वही तो कर रहे हैं, हाफ इंटू के, ये क्या है, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। हाँ तो ये टर्म होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ये जो टर्म है इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, बातें नहीं करो, ये होगा हाफ एम बी इंटू डीवी बाई डी टी, या हाफ 2v dv बाई dt, यार रुक जाओ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो पीछे वाले को नहीं दिखेगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आएगा हाफ m, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, v है, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो इट विल बी 2v dv बाई dt होगा। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2v dv बाई dt होगा, माइनस mg, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखोगे, dx बाई dt, दूसरा टर्म प्लस हाफ के, अब इस पूरे टर्म का करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, और अंदर में x छुपा हुआ है तो इट विल चेंज इंटू dx बाई dt बराबर कितना होना चाहिए, जीरो। ये कैसे कर रहे हैं, ये वाला चीज समझ में आ रहा है, अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर लोगे, एक्सपेंड कर लोगे, इसको एक्सपेंड कर सकते हो ना, x प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड करोगे, ये दिखेगा तुम्हें, आ रही बात समझ में। इसके अंदर वेरिएबल कौन है, x है या x नॉट है, x वेरिएबल है ना, तो इसलिए x वेरिएबल से इधर dx बाई dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, बस x था, तो इधर से क्या मल्टीप्लाई करें, dx बाई dt, इधर वेरिएबल क्या था, v था, और v का स्क्वायर लगा हुआ था, इसलिए तुमको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या दिखेगा, 2v। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 जाएगा, देखो वेलोसिटी यहां भी है, dx बाई dt किसके बराबर होता है, तो ये इसको और इस टर्म को क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ये टर्म सारा सबका सब चला गया, क्योंकि कॉमन करोगे ना, ये जीरो के बराबर है, कॉमन करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहां बचेगा, देखो मास dv बाई dt किसके बराबर होता है,
dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन के बराबर, माइनस m इंटू जी बचा तुम्हारे पास, क्योंकि ये वाला टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वेलोसिटी है ना, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तीनों टर्म में वेलोसिटी है, उसको कॉमन कर सकते हैं, कर लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 से 2 यहां भी चला जाएगा, kx प्लस kx नॉट बराबर कितना होगा, 0। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और भी कुछ कैंसिल आउट होगा। mg और kx नॉट की जो वैल्यू थी ये क्या थी, सेम थी। mg और kx नॉट जो था वो क्या था, सेम था। तो चूंकि mg इज इक्वल टू kx नॉट वो शुरू में ही लिखे थे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो यहां से आएगा अगेन a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स, ठीक है। और अगेन इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विथ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की जगह तुमको क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू, इफेक्टिव में चेंज कर सकते हो अगेन इसको, k इफेक्टिव इंटू m। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो ये दो मेथड होता है तुम्हारा, टोटल एनर्जी, इसको एक को एनर्जी मेथड बोलते हैं और एक को फोर्स मेथड बोलते हैं। दोनों मेथड का पहला जो स्टेप है वो क्या स्टेप है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं। और फोर्स मेथड में एक्स डिस्टर्बेंस के बाद कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। और एनर्जी मेथड में क्या करते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट में सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी लिखा, चूंकि और ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, सब प्रूफ करके पीछे आ गए हैं। टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिला, ये चीज मिला। अब एक चीज इनको तुमको याद दिख रहा होगा कि भले जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल में हो या फिर वर्टिकल में हो, यहाँ पे जी का इफेक्ट नहीं दिख रहा। जो भी तुम्हारा ओमेगा है उसमें जी का इफेक्ट दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा। यानी तुम कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन रखो, जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा स्प्रिंग पेंडुलम का, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन के इफेक्टिव एंड मास। उसको हॉरिजॉन्टल पे रखो, इंक्लाइन पे रखो या फिर वर्टिकल पे रखो, अगर उसको डिस्प्लेस करते हो तीनों जगह पे मासेस और के सेम है, तो जब डिस्प्लेस करोगे वो कितने से ऑसिलेट करेगा, इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। आ रही बात समझ में, तो लिख लो, नोट में लिखना, नोट में लिखना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम is independent of acceleration due to gravity, is independent of acceleration due to gravity, is independent of acceleration due to gravity, that is for a given system, frequency for a given system क्या हुआ, क्या क्या, हाँ कट करने के बाद यहाँ mg प्लेस कर दो, mg यहाँ पे लिखा हो ना, किधर गया, कहीं लिखे हो वो वाला टर्म, हाँ कहाँ लिखे हो, हाँ ये लिखे हो ना, mg इज इक्वल टू kx नॉट है, तो kx नॉट की जगह उठा के mg रख दो, तो mg माइनस mg कितना हो जाएगा, क्या माइनस kx नॉट, नीचे लग रहा है mg। अरे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा ना, नीचे mg लग रहा है ऊपर mg लग रहा है, तो दोनों के वैल्यू सेम होने चाहिए, तो mg इसको कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। क्या डिस्कस कर देंगे, अभी कर दें, क्लास के लास्ट 5 मिनट्स में तुम बाहर नहीं पूछ सकते हो, तुम्हारे लिए सारे बच्चों को रोक दें, डाउट्स बाद क्लास के बाहर पूछना होता है। अभी ऐसे कुछ और पढ़ा रहे हैं सर, ये वाला डिस्कस कर दीजिए। अब क्या बोल रहे थे वही दिमाग से गायब हो गया, क्या बता रहे थे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन सिस्टम,
फ्रीक्वेंसी अब तो रिकॉल करना है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग, ये क्या लिखे हो, स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी that is for a given system frequency same in horizontal is same in horizontal comma vertical same in horizontal comma vertical and inclined condition मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा, तुम कैसे भी रखो। जैसे ये जो सिस्टम था ना, इधर जो डायग्राम ड्रॉ करे थे, जैसे ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो इट इज 100 न्यूटन पर मीटर, ये है तुम्हारे पास। अगर अभी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, ये हॉरिजॉन्टल है, इसी सिस्टम को अगर मैं वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल कर देंगे यानी 100 न्यूटन पर मीटर, और अभी भी इसका वेट मास कितना है 10 kg, या फिर मैं इसको कहीं इंक्लाइन प्लेन पे रख दूं, ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, अगर इस पे रख देता हूं इस तरीके से, तो इन तीनों केस में जो तुम्हारा ये 10 kg है और ये कितना है 1000 न्यूटन पर मीटर, इन तीनों केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम होगा। ओरिएंटेशन पे कभी भी ये डिपेंड नहीं करता है कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा, वर्टिकल है, क्योंकि इधर देख लो, इधर जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसमें कहीं भी जी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो उसको वर्टिकल में रखो, जी को यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स है वेट के चलते वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो पहले ही से बैलेंस कंडीशन में रहता है। एक सवाल लिखना, a disk of mass 10 kg, a disk of mass 10 kg is connected with a spring, a disk of mass 10 kg is connected with a spring of spring constant 1000, a disk of mass 10 kg is connected with a spring of a spring constant 1000 Newton per meter, 1000 Newton per meter, 1000 Newton per meter, as shown in figure, if disk is under pure rolling condition, then find frequency of oscillation under pure rolling. Disk is under pure rolling, then find frequency of SHM. Then find frequency of SHM. ये एक सिस्टम दिया हुआ है, जो सिस्टम किस में है, SHM कर रहा है, ठीक है, और अभी मास को किससे रिप्लेस कर दिया, मास किससे रिप्लेस हो गया तुम्हारा, डिस्क से रिप्लेस हो गया, और ये रोल कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर तुमसे पूछे कि बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो कैसे करोगे, सोचो। चारो क्या हो गया, आवाज कर रहा है, तो ये नीचे जो पेपर है ना, इसको फोल्ड करके यहाँ पे लगा दो, सही हो जाएगा। सच में इसको क्या कर दे, फिर बाहर लीक कर दे, अच्छा टेक्निक है, पैसा मिलेगा। देखो इसमें क्या करेंगे, अब अगेन ये जो सिस्टम है ना, ये रोलिंग कर रहा है, तो इस पे नेट फोर्सेस निकालोगे तो नेट फोर्स से काम नहीं चलेगा, फिर टॉर्क मेथड से तुमको जाना पड़ेगा। टॉर्क मेथड मैंने अभी तक बताया नहीं है तुमको।
तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो ना जिसमें रोलिंग वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो तो इसको करेंगे एनर्जी मेथड से। ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या हो इन्वॉल्व हो, रोलिंग इन्वॉल्व हो, रोलिंग कभी भी इन्वॉल्व हो क्योंकि ये रोल करते हुए जाएगा। जब रोल करते हुए जाएगा तो ऐसे सवाल को करेंगे किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, एनर्जी मेथड से करेंगे। तो हमारा काम ही क्या होता है, इसको डिस्प्लेस कर देंगे एक्स से और फिर एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा दोगे। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन लिखोगे, टोटल एनर्जी अगर किसी इंस्टेंट पे लिख रहे हो तो कितना आएगा, एक्स से डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कहीं भी डिस्प्लेस कर लो। मान लो मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट किधर किया, इधर की तरफ किया, तो अगर टोटल एनर्जी लिखना चाहते हो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। एक्स से अगर डिस्प्लेस में है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, एलोंगेट करते हैं, हमेशा जो टोटल एनर्जी, ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जो किसके चलते आएगा, काइनेटिक एनर्जी के चलते। बट एक और टर्म का ध्यान रखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका भी ध्यान रखेंगे जब रोलिंग होगा तो। और कोई एनर्जी है यहाँ पे नहीं है, तो और कोई एनर्जी नहीं है तो इसी को टोटल एनर्जी है तुम्हारा। सो इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, कितना होगा, आई बोलो कितना होगा, 1/2 एम आर स्क्वायर। अब ओमेगा को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर के टर्म में, लिख सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर जो है इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। सो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन जो टोटल एनर्जी तुम्हारा बचेगा कितना बचेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3 एम वी स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। एक बार चेक कर लेना सबको कितना आ रहा है कि नहीं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है नीचे। अब सही है, देखो इसमें क्या होना है, इसके बाद का काम क्या होता है तुम्हारा, डिफरेंशिएट करना। इसके बाद का काम क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। लेकिन अब एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, जब यहां तक लिख लोगे ना तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, तुम आंसर को क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहां तक लिख लिया तुमने अगर, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्म है जिसमें एक एनर्जी दिख रहा है किसके चलते, स्प्रिंग के चलते, और एक एनर्जी दिख रहा है किसके चलते, काइनेटिक एनर्जी के चलते। अगर इस कॉम्बिनेशन में तुमने ब्रेक कर लिया, इतना आ रहा है ना सबका। अब इसके बाद का काम क्या होता है, देखो इसको कंपेयर करो, टोटल एनर्जी जो हम पहले लिखे थे वो कितना था, हाफ। अगर स्लाइडिंग बॉडी होता तो इट विल बी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होता बस। अगर स्लाइडिंग बॉडी होता तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये जो m है इसका, ये किसका कोफिशिएंट है, वी स्क्वायर बाई 2 का, और इधर जो k है किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का। तो जब हम ओमेगा लिख रहे थे ना तो हमारे पास क्या मिला था, ओमेगा बस k बाई m। मतलब जब हमने फ्रीक्वेंसी नॉर्मल वाले कंडीशन में लिखा था, इस वाले कंडीशन, ये सबसे आसान कंडीशन होता है, इससे आसान कुछ नहीं है। तो इससे कंपेयर कर लेंगे बाकी सारी चीजों को। अगर इस केस में अगर स्लाइडिंग कर रहे थे ना, टोटल एनर्जी अगर तुम लिखते तो ये आता हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि अब रोलिंग है नहीं तो आई वाला टर्म का नहीं सोचना, तो हाफ एम बी स्क्वायर और ये होता। अब देखो वी स्क्वायर बाई 2 का कोफिशिएंट कितना है, m है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का कोफिशिएंट कितना है, k है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, वहां से ओमेगा निकालोगे तो कितना आएगा, रूट ओवर। यही कंसेप्ट इधर लगा लेंगे। तो अगर देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 का कोफिशिएंट कितना है, k है। अरे इसका कोफिशिएंट m कैसे हो सकता है, इसका कोफिशिएंट क्या है, k है। और इधर देखोगे तो 3/2m किसका कोफिशिएंट है, वी स्क्वायर बाई 2 का। यानी जो तुम्हारा ओमेगा होगा ना बिना डिफरेंशिएशन के ही दिख जाएगा, k की जगह तो k रखोगे, लेकिन मास की जगह क्या रखोगे, इट विल बी 3/2m। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, बस इससे कंपेयर करके डिफरेंशिएट करोगे यही तक पहुंचोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद कहां पहुंचोगे, यही पे पहुंचोगे। लेकिन उससे बढ़िया हम क्या कर लें, एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो कोफिशिएंट है कितना है, k है। वी स्क्वायर बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3/2m है। क्यों लिख रहे हैं, इधर से कंपेयर करके। तो जो ओमेगा होगा सिंपली इट कैन बी रिटन एज रूट ओवर 2k बाई
3m। समझ में आ रहा है? अब k का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो, वहां से ओमेगा आ जाएगा। तो एक तुम्हारा काम मैंने आसान कर दिया, कौन सा? डिफरेंशिएशन वाला टर्म। डिफरेंशिएशन वाला टर्म उड़ा देना सीधे। अब यही करने के लिए तुमको अगेन प्रैक्टिस की जरूरत है, और याद रखना होगा कि क्या मैंने कॉमन करा है, किसका कोफिशिएंट में यूज कर रहा हूं। तो v²/2 और x²/2 का जो भी कोफिशिएंट बन रहा है उसको यूज कर रहा हूं। ठीक है? और अगर किसी का मन नहीं मानना है तो क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना। डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना, सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, या सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर स्प्रिंग लगे हुए बहुत सारे, क्या नहीं दिख रहा? अब मार्कर तो फिल करना होगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। चलो देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा कि अब एक ब्लॉक के साथ कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं? बहुत सारे। और कौन कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मतलब हमने इतना स्प्रिंग लगा दिया, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। तो जब इस सबको सॉल्व करोगे, अगेन वही मेथड है, या तो फोर्स मेथड यूज कर दो या फिर एनर्जी मेथड यूज कर दो, और सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आएगा ओमेगा का, इट विल बी हाउ मच? √K इफेक्टिव बाई m, वेयर K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे स्प्रिंग, ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो 1/K इफेक्टिव कितने के बराबर होता है? 1/K1 प्लस 1/K2। कब पढ़ाए थे ये? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो इसका यूज कर लेंगे, और K इफेक्टिव का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट सेकंड में लिख लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कुछ इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड रहेंगे। इस सारे स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, क्या होगा? सेम होगा। कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तुम्हारा K1, K2, K3, इसका मास कितना है? m है। अगेन जो ओमेगा होगा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ओमेगा विल बी योर K इफेक्टिव बाई m। और इस केस में जो K इफेक्टिव होगा, वेयर K इफेक्टिव कितना होगा? K1 प्लस K2 प्लस K3, ये तुम्हारा K इफेक्टिव है। अगेन इसको भी प्रूव कर सकते हो, या तो फोर्स मेथड या फिर एनर्जी मेथड। तुमको दिखेगा K इफेक्टिव की जगह ऊपर क्या आया? K1 प्लस K2 प्लस K3 आया हुआ। रुक जाओ, लिख देते हैं। अगर तुमने लिखा इसको डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद अगर एनर्जी लिखोगे, टोटल एनर्जी, तो इट विल बी हाउ मच? 1/2 K1 x²
क्योंकि अगर इसको x से खींचोगे तो कितने का डिस्प्लेसमेंट आएगा, x से डिस्प्लेसमेंट आया, इसमें एनर्जी जो स्टोर होगी कितनी होगी, लिखना नहीं है, बस समझ लो। एक के लिए एक स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर हुई, दूसरे वाले में k2x², तीसरे वाले में k3x², और जो इसकी वेलोसिटी के चलते आएगा, डिस्प्लेस करा उस इंस्टेंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, एंड इट विल बी हाफ mv²। कॉमन करोगे तो क्या आएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 x²/2। इसके कोफिशिएंट की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए x²/2 लिख रहे हैं, प्लस इधर कितना होगा m इंटू v²/2। तो यहां से अगेन डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक यूज कर लो, ओमेगा जो होगा इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट यूज करना, सो इट विल बी k1 प्लस k2 प्लस k3 डिवाइडेड बाई m, और इसे क्या बोलते हैं, k इफेक्टिव या k इक्विवेलेंट, दोनों सेम चीज है। हटा दे। क्वेश्चन है ये, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि दो स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड है, तो अगर ये अगेन इसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो क्या होगा, वो ओसिलेट करेगा, एसएचएम में आएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहा होगा वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन, या फिर फाइंड ओमेगा फॉर द गिवन एसएचएम। कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या पैरेलल मानेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, या मानोगे, मानने से नहीं होता है, देखना होता है कि क्या वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है। एक्स का वैल्यू सेम है दोनों के लिए, क्योंकि अगर किसी भी तरफ कंप्रेस करते हो तो दूसरे स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगा उसके कंप्रेशन के बराबर होगा, और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको एक्स से कंप्रेस करो, एक्स से एलोंगेट होगा, इसको एक्स से कंप्रेस करो, ये एक्स से एलोंगेट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा, यानी यहाँ पे अगर के इफेक्टिव देखोगे, ये जो स्प्रिंग है ये कौन से कॉम्बिनेशन में, स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और स्प्रिंग अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो तुम्हारा के इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 3000 दैट इज 4000। फॉर्मूला यूज कर दो, ओमेगा क्या होता है, रूट अंडर के इफेक्टिव बाई एम। के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 4000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे इट विल बी 400 रूट ओवर 400, 20 रेडियन पर सेकंड तुम्हारा आंसर। ठीक है, फोर्थ सेम होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। वो जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आए थे तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा के रखे हैं कि क्या प्रॉपर्टी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का और क्या प्रॉपर्टी होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सर इधर रेडियन क्यों, रेडियन क्योंकि ओमेगा है ना, ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा तुमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इसी सवाल में तुमसे पूछता टाइम पीरियड तो कैसे निकालते, 2π ओमेगा कर देते तो टाइम पीरियड जाता। सर इधर एंगल कोई बन रहा है क्या, कौन सा एंगल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं का? एंगल नहीं बनता है यार, वो जो मेन चीज है स्टार्टिंग वाला वही तुम भूल गए। एक्स जो टर्म लिखते हैं ना कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म में लिखते हैं, ये इक्वेशन याद है। हाँ सर। और इस इक्वेशन में ये जो ओमेगा था इसको मैंने सर्कल से चेक करके दिखाया था ना कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका अगर एक्स की वैल्यू देखते थे तो ये आता हाँ था। सर ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करना, फाइंड ओमेगा ऑफ गिवन सिस्टम। अगर ऐसा सिस्टम है, स्प्रिंग का दोनों एंड जो है उससे कनेक्ट कर दिया, दोनों एंड मास से कर दिया, यानी अभी दोनों एंड क्या होगा, फ्री हो गया। तो दोनों एंड फ्री हो गया, अब डिस्टर्ब करोगे तो जो एसएचएम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या उसका ओमेगा कितना होगा, या टाइम पीरियड कितना होगा। अब ऐसा तो कोई थ्योरी बताया नहीं, इस तरीके का कोई थ्योरी नहीं बताया। तो देखो इस तरीके का जब सवाल होता है ना, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ओमेगा इसका निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, पहले अगर ये फिक्स होता और इधर मास m होता तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, रूट ओवर k/m। ठीक है, ये कभी यूज हो रहा था जब एक एंड फिक्स रखा था और एक एंड पे हमने क्या कनेक्ट करके रखा था, मास कनेक्ट करके रखा था। लेकिन अगर दोनों एंड पे मास कनेक्ट कर देते ना, तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है इट चेंजेस टू k/म्यू, जिसको म्यू को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास होता कितना, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद रखो, ये जब दोनों एंड पे मास कनेक्टेड रहेंगे और बीच में स्प्रिंग लगा होगा, तो इस बार जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर k/म्यू, जहां म्यू क्या है, म्यू है रिड्यूस्ड मास। अगेन इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ करेंगे, ये नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा, और इस नीचे वाले टर्म को हम किस नाम से जानते हैं, रिड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं। भाई प्रूफ करने के लिए कौन कौन सा मेथड है तुम्हारे पास, या तो फोर्स मेथड यूज कर लो या फिर एनर्जी मेथड यूज कर लो, दोनों मेथड में कोई एक मेथड यूज करो। अब इसमें क्या है कि फोर्स मेथड एनर्जी मेथड के साथ साथ एक और कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो भी यूज करना पड़ता है। उसको यूज करके फिर ये जो इक्वेशन है आएगा। तो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें पता होता तो अभी कैलकुलेट कर चुके होते, कितना आएगा। अगर म्यू की वैल्यू देखोगे इट विल बी हाउ मच, 10 into 20 divided by 30, so it will be how much, 20/3। so ओमेगा जो होगा रूट ओवर k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाई 20/3, कितना आएगा, रूट ओवर कितना ओवर में जाएगा 50, रूट ओवर 150। हो गया। सो अभी जितने भी एग्जांपल करवाए ना, ये सारे एग्जांपल्स जो है तुम्हारे नीट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर से ही डायरेक्ट आते हैं। इधर से जो भी क्वेश्चन है, कभी जो डिस्कनेक्ट करवाया मैंने वहां पे क्या कर देगा, स्फीयर कनेक्ट कर देगा, या कभी क्या कर देगा, सिलेंडर कनेक्ट कर देगा और बोलेगा अगर सिलेंडर एसएचएम कर रहा है, प्योर रोलिंग में है, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालो। तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉइंट पे क्या कर दोगे, टोटल एनर्जी लिख दो, वहां का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये जो फॉर्मूला इसको क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। अब ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसको वर्टिकल में कर देंगे तो भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि अगेन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन से फर्क इसको नहीं पड़ता है। जैसे अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, और तुमसे पूछ रहा है क्या निकालो, ओमेगा निकालो, तो सेम फॉर्मूला यूज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन से कभी भी स्प्रिंग पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है उसको फर्क नहीं पड़ता। बातें नहीं करो, क्या शुरू हो गया तुम्हारा। और कोई सवाल है, एक छोटा सा और सवाल है, वो भी लिख सकते हो। देखो अगर ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे, समझना। अरे बातें नहीं करो, छोड़ दे क्या क्लास, क्लास छोड़ दे।
तो बातें क्यों कर रहे हो इतना? मास m और इधर है के है तुम्हारा। अगर ऐसा सिस्टम दे दिया तुमको और पूछ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी बताओ, अगेन यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग और मास कनेक्टेड है, तो इसके चलते क्या दिखेगा यहाँ पे? अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो अगेन ये एसएचएम करेगा, क्योंकि इसके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो हमेशा इसको किधर ले जाकर के रखेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने की कोशिश करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जब भी ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा पुली उली लगा करके दे दे तो परेशान नहीं होना, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ये एक तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट है। एक फॉर्मूला है ओमेगा निकालने का, जिसमें होता है जी बाई डेल्टा। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? जी बाई डेल्टा। परेशान मत हो जाए सर, अभी आप बोले हैं कि जी पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉर्मूला में लिख दिया। तो जब डेल्टा निकालते हैं ना तो ये जी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब डेल्टा यहाँ क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास। ये जो मास है इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल पोजीशन या नेचुरल, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एट, ऐसे लिख सकते हो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही सिस्टम को छोड़ोगे ना तो इनिशियली वो क्या करेगा? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेस होगा? mg को बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा T और नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, और ये जो T है ये किसके बराबर होगा? अरे नहीं, इसके बराबर। इसके चलते जो फोर्स लगेगा उसके बराबर, मतलब दिस इज योर k इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या था तुम्हारा? डेल्टा से लिख रहे हैं, डेल्टा था एलोंगेशन किसमें? स्प्रिंग में, जो किसको बैलेंस कर रहा है? इस वेट को बैलेंस कर रहा है। यानी यहां से अगर देखोगे ना, ये तुम्हारा T इज इक्वल टू mg होगा, और साथ ही साथ जो टेंशन है ना, वो टेंशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? यहाँ पे ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, जहां से तुम्हें पता चलेगा जो ये 1 2 है, 1 और 2 को बराबर करोगे, सो k इंटू डेल्टा विल बी व्हाट? mg। सो डेल्टा कितना आएगा? mg बाई डेल्टा। यहाँ पुट कर दो, डेल्टा पुट करोगे तो क्या दिखेगा? सो डेल्टा अगर पुट करते हो, सो ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा √g डिवाइडेड बाई mg डिवाइडेड बाई k। अगेन फाइनली जो तुम्हारा वैल्यू होगा इट विल बी k बाई m। उसका क्या जरूरत? ओमेगा g बाय डेल्टा दिवाली के दिन पैदा हुए थे। पटाखा जो होता है ना, उसके सामने पहले नहीं कूदना चाहिए। अभी सवाल आने दो, आएगा। जब कम्प्लेक्स कर देना फिर रोने लगोगे, तो पहले ही नहीं ये परेशान होना चाहिए। अब देखो ये क्या है ना, कंसेप्ट ये था कि कैसा भी इस तरीके का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दो, ठीक है ना, जिसमें मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो और पूरा सिस्टम किस कॉन्फ़िगरेशन में हो? वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में हो। अगर ऐसा कुछ दे दिया हो ना तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये एक तरीका था, एक तरीके का, मतलब सबसे आसान इस क्वेश्चन का, इस तरीके का इसका जो टाइप होगा ना उसका, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे आसान अब कुछ नहीं होगा। एक स्प्रिंग कनेक्ट किया, एक मास किया, एक पुली, उसको हैंग कर दिया, जो फॉर्मूला आया तुम्हारा कितना आया? k बाई m आया। अब इसको चेंज करते हैं। अब क्या कर दिया ना, ऐसा कर दिया, K1 K2 मास m। अब पूछ रहा है व्हाट इज ओमेगा, ठीक है। अब जो तुमने मेथड पढ़ा है ना अभी तक, एनर्जी कंजर्वेशन और फोर्स कंजर्वेशन, या एनर्जी मेथड या फोर्स मेथड, उससे करोगे तो क्या हो जाओगे? बेहोश होके गिर जाओगे। तो इसलिए किसका जरूरत पड़ा? अभी जो बताए हैं, कौन सा? ओमेगा जो होता है किसके बराबर होता है? g बाई डेल्टा के बराबर। जहां डेल्टा क्या मैंने बताया, डेल्टा उल्टा निकालने के लिए कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है। जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, जब इस सिस्टम को बनाया जा रहा था ना,
तो जब सिस्टम पे बनाया जा रहा था तो मास पहले से कुछ डिस्प्लेस कंडीशन में आया होगा ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, क्योंकि इस पे नीचे फोर्स लगेगा कौन सा, हमेशा mg। उस mg को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, तुम्हारा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और ऊपर जो फोर्सेस रहेंगे ना उसमें k1 और k2 का क्या दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है तुम्हारा, इसका डिस्प्लेसमेंट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, या नेचुरल लेंस से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ठीक है ना, वो डेल्टा यहाँ पे पुट करोगे तो ओमेगा तुम्हारे पास आएगा। अब समझ में आया पिछला वाला क्यों बताया था, समझ गए ना। हाँ, तो परेशान नहीं होने चाहिए, बर्दाश्त की गोली खाए करो। इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है कि तुमको एक ही चीज फालतू 5 बार बताएंगे, क्योंकि अगर एक मेथड से हो जा रहा है तुम्हारे सारे क्वेश्चन तो उसी को बता के निकल लेते हैं। अब इस मेथड को क्या बोलते हैं, रिले मेथड बोलते हैं। इसका एक नाम, एक साइंटिस्ट थे, RELEIGH या RAY, रेले मेथड। जो साइंटिस्ट थे रेले करके उन्होंने दिया था। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या तरीका अपनाओगे बताओ, समझो। अगर इस मान लो ये जो स्प्रिंग है इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितने का हुआ, ये जो ऊपर वाला जो स्प्रिंग है इसको मान लो, ये जो पुली है तुम्हारा इसको हमने कितने से डिस्प्लेस किया, x1 से। पुली अगर x1 से डिस्प्लेस होगा तो इस ब्लॉक में और इस स्प्रिंग में कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ही इसको नीचे करोगे तो ये कितना नीचे आएगा, ये कितना नीचे आएगा x से, और ये कितना नीचे आएगा, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है उसमें कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा, वही कंपैरिजन करना होता है। अगर वो कंपैरिजन तुमने कर लिया, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर हम इसको x से डिस्प्लेस करते हैं, इस मास को क्या से डिस्प्लेस करते हैं, x से, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितने का होगा, x/2 होगा। इसको कैसे पता करेंगे भाई, T1 x1 प्लस T2 x2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये रिलेशन बताए थे ना, इधर जो भी फॉर्मूला है यहां से पता कर सकते हो। तो x का अगर इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये धागा इधर से x से खुला होगा, और ये कितने से खुलेगा वो सोचना है। तो अब देखो इससे क्या होता है ना, ये फॉर्मूला एक्चुअली ये जो x है वो किसके बराबर है, डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा ही तुम्हारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट किसका, मास का। मास में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। अब इस कंडीशन में इस पे देखोगे तो फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, एक ऊपर की तरफ लगेगा T और इधर लगेगा mg। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तुम्हारे पास ये मिला, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर कितना लग रहा होगा, FS1 में लिख रहा हूं, इधर कितना लग रहा होगा FS2, और इधर कितना लगेगा T लगेगा, ठीक है। और चूंकि ये धागा दोनों सेम है, इधर धागा क्या है सेम है, तो FS2 और T की जो वैल्यू होगी क्या होगी, बराबर होगी, ये दोनों सेम होगा। आप इधर से और इधर से रिलेशन पुट करोगे आ जाएगा। तो इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक बार घर पे ट्राई करके आना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना दर्द होता है और ये फॉर्मूला कितना आसान करता है उसको, ठीक है। चलो फिर बाकी करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।